इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो इस बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार परीक्षा देने वाले हैं सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में दिए गए एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप एक काम और कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। सभी विषय का पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए, ऑप्शन ए में है क्या है, संक्षारण, बी में है गैल्वेनीकरण, सी में है पानी चढ़ाना और डी में है विद्युत अपघटन। तो लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण या फिर यशद लेपन या फिर यशदीकरण कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, गैल्वेनीकरण के जगह पर यशद लेपन या यशदीकरण भी दे दिया जाएगा। तो आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो धातु के क्लोराइड होंगे, यानी देखिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड रहता तो धातु के जो क्लोराइड होते हैं वह आयनिक यौगिक बनाते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और काफ़ी हल्के हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, बी में है सोडियम, सी में है एल्युमिनियम और डी में है बेरियम। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है सोना, बी में है सोडियम, सी में है पारा या मर्क्यूरी और डी में है कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम। क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में आप इसको याद कर लीजिए, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को याद रख लीजिएगा। घटते क्रम में पहला पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद पीबी यानी कि लेड, उसके बाद कॉपर और उसके बाद सोना यानी एजी होता है। तो आप इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न नहीं छूटेंगे। रटने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। यहाँ पर कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको सबसे अधिक क्रियाशील पूछेगा। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, 25 नंबर है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, बी में है एल्कोहल और सी में है कीटोन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। और OH अगर रहेगा तो इसको हम एल्कोहल कहेंगे और CO रहेगा तो कीटोन कहेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा। इथाइल यानी कि 2 कार्बन, मेथ एथ, 2 कार्बन वाले एल्कोहल को हम इथाइल एल्कोहल कहते हैं। तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा, तो आइए इसको हम स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अल्काइल बनाते हैं, यानी कि इथाइल बनाते हैं, 2 कार्बन वाले अल्काइल बनाएंगे यानी इथाइल बनाएंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 कार्बन वाले, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, ये कार्बन बैलेंस हो गया और यहाँ पे ये कार्बन भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे OH जोड़ देंगे, यानी अल्काइल में OH जोड़ देंगे। तो देखिए, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 यानी कि C2 है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है और उसके बाद OH है, यानी कि C2H5OH हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन में C2H5OH कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए हमारे पास बी में दिया गया है, यहाँ पे C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें की संख्या कितनी होती है। तो क्षैतिज कतार कितना होता है, तो 7 होता है। तो ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर कहेगा कि वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा
28 नंबर क्या कहता है, मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, बी में है न्यूरॉन, और सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में है कोई नहीं। तो डायलिसिस थैली कहाँ होगा, तो नेफ्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप 28 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो का दूसरा पार्ट है, इसलिए यह प्रश्न 28वां प्रश्न है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसमें भी हमने 20 प्रश्न को लिया है और वो 20 प्रश्न काफ़ी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है केचुआ, बी है मछली, सी है शेर, और डी में है बकरी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 29 का ए केचुआ सही हो जाएगा, उभयलिंगी जंतु है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है, तो एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन 5 होता है, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो आप ध्यान में रखिएगा, पादप के 5 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो यहाँ पे ऑक्सिन क्या है, तो एक हार्मोन है। तो हमारा ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 का ए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 30 नंबर प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी में है यूग्लिना, और सी में है अमीबा, और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा अमीबा सही हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन ए है लीवर, ठीक है, बी में है अग्नाशय, सी में अंडाशय, और डी में है एड्रीनल। तो हमारा ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। लीवर है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसको यकृत भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा 34 नंबर प्रश्न है, कीटों में पंख और चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है समजात अंग, दूसरा क्या है अवशेषी अंग, और सी है समवृत्त अंग, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समवृत्त अंग। समवृत्त अंग किसको कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति और रचना भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समवृत्त अंग। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, उत्पत्ति तथा रचना भिन्न होता है और कार्य समान होता है, उसको हम समवृत्त अंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न है, यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी हमारी किससे अधिक समानता है। तो ये ऑप्शन ए में है चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, सी में है मकड़ी से, और डी में है जीवाणु से। तो इसका आंसर आप लोगों को याद होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा चिंपांजी से। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी कॉमन है और पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है कोयला, बी है सूर्य, सी में है पानी, और डी में है लकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है अपघटक, सी है उपभोक्ता, और डी है आहार श्रृंखला। तो हमारा 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्पादक हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ। तो देखिए ऑप्शन है डीडीटी, बी है कागज, सी है वाहित मल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन है, तो डीडीटी। तो आप याद रखिएगा, जैव अनिम्नीकरण किसको कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होता है, और अपघटित होने वाला पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, तब आप अच्छे से ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए है वायु, बी है मृदा, और सी है जल, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। इनमें से सभी संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए हमारा अगला प्रश्न है यूरो 2 का संबंध किससे है। ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण से, बी है जल प्रदूषण से, सी है मृदा प्रदूषण से और डी है जीवधारी से। तो दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में पहले बताइए, तब उसका उत्तर हम बताते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न को देखा है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर में आ सकते हैं। तो अगर आप कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष देने जा रहे हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF जल्द ही मिलने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।